चलिए देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप की सब चीज़ें पढ़ ली थी कि साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, कितनी जनरेटर्स होती हैं। अब देखिए एक थ्योरम है, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, इस पर तो पॉइंट बनाते चलिए सब चीज़ों के। जैसे थ्योरम क्या है कि every subgroup of cyclic group is also cyclic। देखिए ये प्रूफ करना है, यानी क्या प्रूफ करना है। देखिए अगर जी कैसा ग्रुप है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, तो आप जी का जब कोई सब ग्रुप बनाओगे, एच एच जैसे क्या है, जी का सब ग्रुप है। तो अब देखिए जी का साइक्लिक ग्रुप है, जी का हर एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट की पावर में होता है, तो एच भी साइक्लिक होगा। यानी एच के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी किसी एक सिंगल एलिमेंट की पावर में जनरेट हो जाते हैं। एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा, जब हम जी को साइक्लिक कहते हैं तो इसका मतलब होता है अगर ए जनरेटर हुआ है तो सबसे पहले वो लिखेंगे, यानी उसके ऊपर जनरेटर जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर लीस्ट पावर लगती है, उसके बाद पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बाकी सारे एलिमेंट इस हिसाब से आपके रन करते हैं। तो अगर आपको एच को साइक्लिक प्रूफ करना है तो आपको एच के अंदर एक जनरेटर ढूंढना पड़ेगा। तो जनरेटर जो भी होता है उसके ऊपर सबसे लीस्ट पावर होती है और बाकी सारे एलिमेंट के ऊपर पावर उससे बड़ी होती है। तो हमको कोई एलिमेंट एच में लाना होगा जो एच में जनरेटर का काम करे। तो यही प्रूफ करना है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो गया, आपको सिर्फ याद कर लेना है कि साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो भी खुद एक साइक्लिक होते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ थोड़ा ट्रिकी है, समझ के करिएगा। देखिए हम मान के चलते हैं, देखिए हमको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, आपको जैसे गिवन है जी कैसा है, जी इज साइक्लिक है। ठीक, तो हम अगर जी साइक्लिक है तो हम मान लेते हैं साइक्लिक है, तो इसका मतलब उसके पास कोई जनरेटर होगी। तो हमने मान लिया जी जो है किस टाइप का है, ये है। यहाँ पे ए इज व्हाट, जनरेटर। तो जी का स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होगा, ए होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, यानी हर एलिमेंट ए की कोई ना कोई पावर में होगा, एंड सो ऑन, ए की पावर एन तक लेते जाते हैं अप टू आइडेंटिटी। यानी कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एन कोई जरूरी नहीं है, जितने भी एलिमेंट होंगे सब एक की कोई ना कोई पावर होंगे, क्योंकि हमने माना हुआ है जी साइक्लिक है। अब हम क्या ले रहे हैं, फिर हमको जी का एक सब ग्रुप लेना है। तो लेट, हमने कहा एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखिए एच जो है वो हम लोगों ने जी का एक सब ग्रुप ले लिया। जब एच जी का सब ग्रुप ले लिया तो देखिए एक चीज आप ऐसे गेस लास्ट में हम करते रहे। देखिए एच में एलिमेंट क्या होंगे हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज श्योर है, एच में चूंकि सारे एलिमेंट जी से आए तो अब देख देख के तो लाओगे नहीं कि ए स्क्वायर लाए, ए क्यूब लाए, लेकिन एक अंदाजे से हम लिखें तो इसमें मान लो ए स्क्वायर होगा, ए की पावर 7 होगा, ए की पावर 9 होगा, ए की पावर 13 होगा, एंड सो ऑन। क्योंकि एच जी का सबसेट है, और सबसेट मतलब एच जी का सब ग्रुप है, हर सब ग्रुप सबसेट होता है, यानी जी से ही कुछ एलिमेंट अब देख देख के थोड़ी लाए। आप गए मान लीजिए 10 एलिमेंट उठा के रख दिए, तो एक चीज श्योर है ना, ये 10 एलिमेंट आए कहाँ से हैं, जी से आए हैं। तो एच में जितने भी ये 10 एलिमेंट होंगे, ये एक ही कोई ना कोई पावर तो होंगे ही ना। अब अगर आप 10 एलिमेंट एक ही पावर के रखोगे तो एक चीज श्योर है, जब बाद में रखने के बाद इन 10 में एलिमेंट को देखोगे तो कोई ना कोई एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर होगा ना जिसके ऊपर पावर सबसे छोटी होगी। कॉमन सेंस है।
आप किसी सेट से 20 एलिमेंट उठा लाइए, उस 20 में हर एलिमेंट एक की कोई ना कोई पावर है, तो ये 20 एलिमेंट भी एक की कोई ना कोई पावर होंगे। लाने के बाद उन सारी पावर को देखो तो कोई ना कोई पावर तो होगी जो बाकी सारी पावर से छोटी है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। हमें तो देखिए कोई, हम देख के तो एलिमेंट उठाए नहीं, लेकिन एक रफ आइडिया आपको दिखा रहे हैं। अब हमने मान लीजिए एच जी से बना लिया, तो एक चीज श्योर हो गई, एच का भी जितने भी एलिमेंट हैं एच में, वो सब एक ही कोई ना कोई पावर है। तो देखिए हम क्या चूज कर रहे हैं, हमने लिया लेट एम बी ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एम बी ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a की पावर m belongs to h। अब ये समझ में आया? जैसे अगर ये जो सेट हमने बगल में लिखा है कि अगर h ये है, तो इसमें से a की पावर m कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट है। क्योंकि आप देख रहे हैं 2 जो है वो लीस्ट है, इसको इस फिलहाल जो एग्जाम्पल लिखा है इस हिसाब से 2 लीस्ट है, तो ए स्क्वायर वो एलिमेंट है जिसके ऊपर सबसे छोटी पावर है। तो वही हमने कहा एम बी द लीस्ट पॉजिटिव, क्योंकि भाई एच तो बन गया ना, जी से हमने मान लो 5 एलिमेंट उठा के एच बना लिया, तो उन पांचों एलिमेंट में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना जिसके ऊपर पावर सबसे छोटी होगी। तो वो वाला एलिमेंट हमने उस पावर को क्या नाम दे दिया? एम। क्योंकि हमारे पास एच लिखा तो है नहीं, तो हम तो जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। हमने कहा एच में ये वाला एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में एम का काम कौन कर रहा है? 2। तो एम वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए की पावर एम बिलोंग्स टू एच। क्लियर? तो ये एच का चाहे जो एलिमेंट नहीं है भाई, अब हमने सबसे छोटा एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब जिसके ऊपर पावर सबसे छोटी है। यानी अब हम एच से कोई भी दूसरा एलिमेंट उठाएंगे तो उस पर जो पावर होगी वो एक चीज तो श्योर है, वो एम से बड़ी होगी। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अब हमने लिखा लेट, अब ए की पावर एन फिर से एच से उठाया, लेट ए की पावर एन बी एनी एलिमेंट ऑफ एच। देखिए ये एनी एलिमेंट है एच का, और ये लीस्ट एलिमेंट है एच का, मतलब जिसके ऊपर लीस्ट पावर है। तो इस सेट के हिसाब से ए स्क्वायर तो ये वाला है, और ए एन इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इट इज द एनी एलिमेंट। अब देखिए जब ये एनी एलिमेंट है और ये भी एच का एलिमेंट है, तो एक चीज तो श्योर हो गई कि ये जो एन है ये या तो एम के बराबर होगा या फिर एम से बड़ा ही होगा। तो एम तो अब सबसे छोटी पावर का है। अब अगला कोई एलिमेंट अगर ए स्क्वायर ही उठा लाए, भाई ये तो एनी एलिमेंट है ना, हो सकता है यही वाला ए स्क्वायर ही उठा लाए हो, तो एम और एन बराबर हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर ये एलिमेंट नहीं उठाए, तो तुम जो भी एलिमेंट उठाओगे उसके ऊपर जो पावर होगी वो एम से बड़ी होगी। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m है। अब n जब m से बड़ा है तो इस पे हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं, क्योंकि n को m डिवाइड करेगा। अब आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, जब m n को डिवाइड करेगा तो मान लो q टाइम्स डिवाइड करता है और r रिमाइंडर बचता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, n को देखिए हम लोग लिख सकते हैं n इज m टाइम्स q प्लस r। तो r अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर की शर्त क्या होती है, या तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो या तो ये जीरो होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर बचता है, लेकिन किससे हमेशा छोटा रहेगा? इस नंबर से हमेशा छोटा रहेगा। तो r इज लेस देन m, क्योंकि डिवाइड करने वाली क्वांटिटी से तो रिमाइंडर हमेशा छोटा ही रहेगा। तो ये हमने बाई डिवीजन एल्गोरिथम लिखा कुछ, जहाँ पे ये q क्या होगा, ये कोई इंटीजर होगा। अब देखिए इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये हमने एक रिजल्ट अपने मन से बनाया। अब देखिए हम a की पावर n जनरल एलिमेंट था, जब a की पावर n हमारा जनरल एलिमेंट था तो आपने n की जगह क्या लिख दिया, m क्यूब प्लस r। चूंकि ये सब इंटीजर्स होते हैं तो इनको अब हम कैलकुलेशंस के द्वारा क्या लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, a m क्यू इंटू ए आर। अब फिर से एक स्टेप समझिए, देखिए a अगर g का एलिमेंट है तो ये सब g के एलिमेंट हैं, और अगर g के एलिमेंट हैं तो देखिए हम इसको दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि
इस एलिमेंट के इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट m माइनस क्यू, ठीक है। और इट इज व्हाट, तो ये चीज आइडेंटिटी हो जाएगी और ये डेटा आपका क्या बन जाएगा। इसको देखिए हम लोग ए की पावर n और ये ए की पावर r, तो हमारा ए की पावर r ये टर्म तो हमारा आइडेंटिटी में बदल जाएगा। कोई एलिमेंट इनवर्स से प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या इम्प्लाइज होगा, इस एलिमेंट को पहले लिख रहे हैं। ए की पावर r जो है वो बराबर हो जा रहा है ए की पावर n, और इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर m की होल पावर माइनस क्यू। अब देखिए क्यू इंटीजर है तो माइनस क्यू भी इंटीजर है। तो अब देखिए इस हिसाब से एक चीज अगर हम देखें तो इसको देखिए ए की पावर n जो है वो हमने कहाँ से उठाया था, h से। और आपको पता है ए की पावर m भी किस में है, h में है। भले ही लीस्ट है लेकिन है तो h में, और अगर कोई एलिमेंट h में होता है तो उसके ऊपर चाहे जो इंटीजर पावर लगा दीजिए, दैट एलिमेंट आल्सो इन h। तो इस हिसाब से ये एलिमेंट h में है, ये एलिमेंट s में है, और h यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप है। हर सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, तो अगर H एक ग्रुप है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये एलिमेंट H में, ये एलिमेंट H में, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज आल्सो इन H। तो अब हमने क्या दिखा दिया, A की पावर R जो कि किसको बिलोंग कर गया, H को, और R पे कंडीशन क्या है, देखिए R की कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से R का मान या तो जीरो होगा, आइदर आर इज जीरो, और अगर आर जीरो नहीं है तो आर जो भी होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा पर लेस देन एम होगा। ये आर की कंडीशन है, और हमने ए की पावर आर को एच में दिखा दिया है। देखिए किसी भी तरह दिखाया पर उसको दिखाया, क्योंकि इन एलिमेंट को हम कह सकते हैं चूंकि ए की पावर एन बी एच में है, ए की पावर एम बी एच में है, तो उसकी कोई भी पावर भी एच में जाएगी, तो ये प्रोडक्ट भी एच में गया, तो इस हिसाब से ए की पावर आर आर एच में जाने को तैयार है। अब देखिए ए की पावर आर एच में जा तो रहा है पर आर की कंडीशन दो दो लगी हैं, आर या तो जीरो होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन में पहले एक केस लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आर जीरो नहीं है। अगर हम देखिए आर को मान लेते हैं आर जीरो नहीं है, यानी ये वाला केस नहीं होल्ड किया, तो फिर ये केस होल्ड करेगा, ठीक है, ये वाला केस। अब इस केस को होल्ड करो, इसका मतलब आर जो भी है वो लेस देन एम है। अगर आर को जीरो नहीं मानोगे तो फिर आर लेस देन एम होगा, और आर अगर लेस देन एम हुआ और ए की पावर आर एच को बिलोंग किया, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। देखिए किस बात का कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि आप अभी ऊपर थ्योरम देखिए, हमने m क्या माना था, m वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a की पावर m इक्वल टू h। यानी a स्क्वायर अगर सबसे छोटा एलिमेंट है, तो अब कोई दूसरा एलिमेंट h में ऐसा नहीं होगा जिसकी पावर 2 से भी छोटी हो और वो h में हो, क्योंकि हम तो देख के, हम भाई h हमने जब डिजाइन कर लिया था तो उसमें जो सबसे छोटी पावर का एलिमेंट था उसी को तो m माना था। तभी तो ये लॉजिक लगा था कि आप कोई भी एलिमेंट तुम s से उठाओगे तो वो m से बड़ी पावर का ही होगा। तो अब हमने देखिए क्या दिखाया कि a की पावर r भी h में है और r m से छोटा है, तो फिर तो लीस्ट ये हो गया ना। जबकि लीस्ट तो हम मान चुके हैं, फिर इस हिसाब से तो ये लीस्ट हो गया, क्योंकि आर एम से छोटा है, यानी ए की पावर एम जिसको हम लोगों ने क्या माना था, लीस्ट। तो अब ए की पावर आर लीस्ट होना चाहिए, लेकिन दो लीस्ट हो नहीं सकते भाई। जब ये देख के निकाल ही चुके हो सबसे छोटा एलिमेंट, तो अब उससे छोटा इसका मतलब था ही नहीं, तभी तो ये, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन होने लगा। तो इसका मतलब हम आर को जीरो नहीं ले सकते, तो फिर क्या लेंगे, तो हम सो हम तब लेंगे आर इज जीरो, ठीक है। अब हम आर का मान जीरो लेंगे। अब आर का मान अगर हम जीरो ले रहे हैं, सो आर इज जीरो, तो देखिए जैसे आप आर जीरो करोगे तो हम लोगों ने माना क्या था, आर इज वॉट जीरो, तो इसमें रखिए आर का मान जीरो, ये एन बराबर एम क्यू प्लस आर में,
तो आर अगर 0 रख रहे हैं तो एन बराबर क्या बचेगा, खाली एम क्यू। और ए की पावर एन क्या था, एनी एलिमेंट, तो ए बराबर एम क्यू हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम की पावर क्यू। और ए की पावर एन एनी एलिमेंट है, और ये लीस्ट एलिमेंट है। तो आपने क्या दिखा दिया, देखिए बहुत सही रिजल्ट आ गया कि एनी एलिमेंट किसका, ये एनी एलिमेंट है एच का, और ये लीस्ट एलिमेंट है एच का। तो एच का एनी एलिमेंट इस सबसे छोटे एलिमेंट की पावर में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी एच का स्ट्रक्चर कुछ कैसा बनेगा भाई, कोई भी एन लो तो एनी एलिमेंट हमेशा जो भी एलिमेंट लोगे वो ए की पावर एम की कोई ना कोई पावर में बदलता चला जाएगा। तो इसका मतलब हमने ए की पावर एम को क्या बना दिया, ए की पावर एम भी जनरेटर ऑफ एच हो गया। तो ए की पावर एम अगर एच की जनरेटर हो रहा है तो फिर इसका मतलब सब ग्रुप कौन हो गया, इसका मतलब सब ग्रुप आपका एच हो गया। और ए की सॉरी ए की पावर एम अगर सब ग्रुप हो गया तो इसका मतलब ए की पावर एम अगर जनरेटर है एच में, तो एच के अंदर हमको जनरेटर मिल गया। ठीक है, तो आपको एच के अंदर क्या मिल गया, एच के अंदर हमको जनरेटर मिल गया। तो जैसे ही एच के अंदर जनरेटर बना तो एच क्या हो गया, एच इज साइक्लिक। तो एच आपका साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। तो इससे प्रूफ क्या हो गया कि कोई साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इस थ्योरम में कहीं कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो आपको, बताइए। किसी को कोई पॉइंट अगर कंफ्यूज हो रहा हो कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, कोई को कोई प्रॉब्लम? आवाज आ रही मेरी बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नो सर। देखिए ये साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो खत्म हुआ। अब देखिए इसके बाद एक टॉपिक आपको फिर से शुरू कर रहे हैं। देखिए अब इसके बाद मैपिंग शुरू होगी। मैपिंग से पहले देखिए थोड़ा सा आइडिया आज आपको हम कुछ देते हैं सेट्स का। देखिए हालांकि ये चीजें आपको वेल नोन होनी चाहिए, इंटर में आप सबने पढ़ा है। देखिए ये चीज, अब यहाँ तक तो ये टॉपिक हो गया। अब देखिए जो टीप है उससे पहले कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे। अब आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ये सब पढ़ना है तो उसके लिए देखिए दो चीजें। सबसे पहले जैसे ये चीजें इंटर में आपने पढ़ी, कोई फंक्शन जब डिफाइंड होता है कैपिटल एक्स टू वाई, तो समझिएगा एफ, इसका मतलब क्या होता है, एफ इस सेट से वैल्यू लेगा और इस सेट में वैल्यू को भेजेगा। यही चीज होती थी जिसको हम लोग, ये सेट जैसे एक्स हो गया और ये सेट हो गया वाई हो गया, और इनको लिंक कौन कर रहा है, ये हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन का कोई ना कोई मान होता है, जैसे आपको डिफाइन कर दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इस सेट से वैल्यू लेगा। तो फंक्शन जिस सेट से वैल्यू लेता है उसको हम लोग क्या नाम देते थे, उसको हम लोग कहते थे डोमेन। और फंक्शन जैसे x का मान लीजिए 2 है, तो देखिए जब x कहाँ से लेगा, इस सेट से, तो x की जगह जब 2 दोगे तो ये 2 स्क्वायर यानी 4 इसमें जाएगा। तो फंक्शन जिस सेट में वैल्यू भेजता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो एक हमारा डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है। एक वर्ड आपने और सीखा होगा जिसको हम लोग इन जनरल कहते हैं रेंज।
ऐसी वाली क्लास नहीं है फर्स्ट, बच्चे हो तो मना कर दो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। देखिए रेंज और कोडोमेन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या रेंज होती है और क्या कोडोमेन होता है। देखिए कोडोमेन का मतलब होता है कि आपका फंक्शन जिस सेट में वैल्यू को भेजता है वो हमारे कोडोमेन होते हैं। तो फिर रेंज क्या होता है, देखिए जैसे हम एक फंक्शन डिफाइन कर दें, आपको एक फॉर एग्जांपल लेते हैं। देखिए तो डोमेन और कोडोमेन का मतलब आपको समझ में आएगा। जैसे हम सपोज करिए एक सेट लेते हैं, ये इट इज सेट ऑफ इंटीजर, तो इसमें दुनिया भर के इंटीजर भरे हैं। और एक सेट हमने लिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये सेट ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इनको लिंक कौन कर रहा है, ये फंक्शन। कैसे लिंक कर रहा है उसकी कोई डेफिनेशन होगी, यानी फंक्शन इस सेट से वैल्यू को लेगा। यानी एफ डिफाइन कैसे है, आई पे डिफाइंड, और कहाँ जा रहा है, जेड। यानी ये फंक्शन आई सेट से वैल्यू लेगा और जेड में भेज देगा। तो आई तो डोमेन हो गया, फंक्शन जिस सेट से वैल्यू उठाता है वो सेट डोमेन होता है। अब भेज किस में रहा है, जेड में। तो देखिए हमने डेफिनेशन बनाई, एफ इस आई को कैसे मैप करेगा। हमने मान लीजिए ये डेफिनेशन बनाई, 2x, कुछ भी डेफिनेशन एक बनाते हैं। जैसे हमने कहा 2x प्लस आई, ये एलिमेंट। ठीक है, तो आप देखिए जब x को हम यहाँ पर मान लीजिए x का एलिमेंट हम 1 लेते हैं, तो इसमें 1 रखोगे, f1, तो ये क्या आएगा, 2 प्लस आई। तो ये एलिमेंट इसके अंदर जाएगा 2 प्लस आई। तो इसका मतलब 1 की इमेज कौन है, 2 प्लस आई है। फिर आपने f में मान लीजिए 2 लिया, तो 2 लिया तो इट इज 4 प्लस आई आ गया। तो यानी 2 की इमेज क्या है, इट इज व्हाट, 4 प्लस आई। देखिए फंक्शन तो हर एलिमेंट को जेड में भेज रहा है। ठीक है, अब आप x का मान कुछ भी रखो। अब मान लीजिए आप एक एलिमेंट ये लो 3i। अब देखिए 3i एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट z में होगा, बताइए। देखिए ये एलिमेंट z में होगा, क्योंकि व्हाट इज z, z इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दुनिया भर की जितनी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब z का मेंबर है। तो 3i भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब 3i इसमें होगा, 5i भी इसमें होगा। ठीक है, लेकिन x को कोई ऐसी वैल्यू दो यहाँ पे कि ये चीज 3i बन जाए। अब देखिए x को i दे नहीं सकते, क्योंकि x इज अ सेट ऑफ इंटीजर, रियल नंबर है। तो x तो वैल्यू तो फंक्शन कहाँ से उठाएगा, i से। तो i में तो इंटीजर है, तो यानी आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो तुम 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, 4 प्लस आई, 8 प्लस आई, 10 प्लस आई। लेकिन 3i तो नहीं देगा ना, यानी 3i को ये फंक्शन इमेज नहीं बना रहा है। यानी फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये इस सेट के किसी भी एलिमेंट को 3i पे नहीं भेजेगा। बाकी है जैसे 3 लोगे तो 3 को यहाँ पे जब रखोगे तो किस में बदल देगा, 6 प्लस आई में बदल देगा। तो ये सब एलिमेंट भी देखिए, अब 3i भी तो जेड में है, 6i भी जेड में है, 5i भी जेड में है। क्यों है जेड में, क्योंकि जेड उसका घर है भाई। जेड इज द फैमिली, जेड इज द व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो दुनिया भर की जितनी कॉम्प्लेक्स नंबर है सब जेड का मेंबर है। तो अब देखिए ये जो जेड सेट है, जिसको हम लोग अभी तक क्या नाम दे रहे थे, कोडोमेन। यानी कोडोमेन में वो एलिमेंट भी होते हैं जिनको इस एफ ने आई से लेके आया है, यानी इनको हम इमेज एलिमेंट कहते हैं। ये सब आई के इन एलिमेंट की इमेज है। प्लस इसमें देखिए ये दो एलिमेंट भी ऐसे हैं जो जेड में हैं, पर वो आई के किसी भी एलिमेंट की एफ के द्वारा इमेज नहीं है। तो अब देखिए हम इस जेड से एक और सेट बना रहे हैं। अब हमने जेड के अंदर से वो एलिमेंट निकालना शुरू करे जो क्या थे, जो इमेज थे। ये, और वो एलिमेंट छोड़ दिए जो एफ के द्वारा जेड में नहीं आए थे, वो जेड में अपने नेचर के कारण मौजूद थे। तो ये जो सेट बनता है, दिस इज कॉल्ड रेंज। यानी एक चीज समझिए, ये क्या हो गया, डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ये हो गई रेंज। यानी रेंज जो होती है इट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ
कोडोमेन। देखिए अगर जेड में, अगर आपसे कोई कहे जेड में, यानी इसको इमेज सेट कहते हैं, अगर इमेज सेट में से उतने ही एलिमेंट हैं जितनों को एफ ने लाया है, तो यही कोडोमेन हमारा रेंज हो जाता है। लेकिन अगर हमें कोडोमेन से एलिमेंट निकालने पड़े और वो एलिमेंट हमें अलग करने पड़े, जैसे देखिए रेंज में स्पेशली वही एलिमेंट रखे गए हैं जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो इसको देखिए हम लोग मैथमेटिकली कैसे कहते हैं। अब आप ऐसे समझिए, अगर हम इसी के बिहाफ पे कहें, अगर हम कहें ए इज द एलिमेंट ऑफ जेड, यानी ए हम कोई एलिमेंट कहां से उठा लाए, जेड से, तो बताइए क्या ये इंप्लाइज करेगा कि देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आई सच दैट एफ एक्स को कहां मैप करा होगा, ए पर? बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए बिल्कुल नहीं सही है। ए अगर जेड का एलिमेंट है और जेड क्या है, कोडोमेन है, तो कोडोमेन से अगर आप कोई एलिमेंट उठा के लाते हैं तो गारंटी नहीं है वो ए आई के किसी न किसी एलिमेंट की एफ के द्वारा इमेज बने, क्योंकि जब आप कहते हो कि एक्स अगर आई में है तो एफ एक्स किसका एलिमेंट होता है, एक्स जो है वो जेड का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जेड में ऐसे भी तो एलिमेंट हैं जो आई के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ए अगर जेड में है तो ये चीज ट्रू नहीं है। अगर जेड क्या है, इफ जेड इज कोडोमेन, और इफ जेड इज डोमेन ए, जेड इज, अगर यही जेड हमारा क्या है, रेंज है, अगर ये जेड हमारा रेंज है, तो आप अब रेंज से अगर कोई एलिमेंट उठा रहे हो तो इट इज 100% ट्रू। देखिए अगर जेड जेड तुम यहां से उठा रहे हो तो, और आपने यहां से कोई एलिमेंट उठाया है, तो ये 100% श्योर है कि एफ ने आई के किसी ना किसी एलिमेंट को यहाँ भेजा होगा। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आई सच दैट एफ एक्स को कहाँ मैप किया होगा, ए पे। यानी अगर ये चीज एक कोडोमेन से उठा रहे हो तो ये कोई गारंटी नहीं होती वो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज हो सकता है ना हो। लेकिन अगर आप वही एलिमेंट रेंज से उठाए हैं तो ये 100% श्योर होता है वो आई के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बना होगा। तो एक तो ये तीन चीजें हो गई कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज। डोमेन वो सेट होता है जहां से फंक्शन वैल्यू लेता है, कोडोमेन वो सेट होता है फंक्शन जिसमें वैल्यू भेजता है, और रेंज वो सेट होता है जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट रखे जाते हैं जिनको एफ ने डी के एलिमेंट की इमेज बनाया है। यानी कोडोमेन में वो एलिमेंट भी होते हैं जो इमेज होते हैं, प्लस वो एलिमेंट भी होते हैं जो डी के किसी एलिमेंट की, यानी डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होते। लेकिन रेंज में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट होते हैं जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होते हैं। इसीलिए रेंज और कोडोमेन कभी बराबर हो जाती हैं और कभी रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ डोमेन होती है। ये तो दो चीजें हो गई, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। इसके बाद देखिए आता है वन वन ऑन टू। देखिए वन वन एंड और ऑन टू, ये आपने पढ़ा होगा वन वन मैपिंग। तो देखिए वन वन मैपिंग बहुत सिंपल होती है। ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, और ये बीच में फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन जैसे एक की इमेज कहाँ पे बना रहा है, पी पे, बी की इमेज कहाँ मैप किया, क्यू पे, सी की इमेज कहाँ मैप किया, आर पे, यानी डोमेन के एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक ही इमेज आए, तो 1 to 1 एक की एक इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तब ये मैपिंग हमारी 1 1 हो जाती है। देखिए 1 1 प्रूफ करने का तरीका का क्या होता है, हाउ टू चेक। देखिए हम कभी 1 1 नहीं प्रूफ करते, हम हमेशा कोशिश करते हैं मेनी वन प्रूफ करने की। यानी हमारा एम क्या होता है कि हम एलिमेंट इधर से दो लें और इमेज इधर जाती। देखिए अगर ए इसमें है तो एफ ए इसमें होगा, बी इसमें है तो एफ बी इसमें होगा। तो इधर तो हम जानबूझ के क्या लिए, ए एंड बी टू एलिमेंट लिए, किससे, एक्स पे।
यानी इधर तो हम जानबूझ के 2 एलिमेंट लिए, लेकिन इनकी जो इमेज है FA को किसके बराबर कर दिया, FP के। यही तरीका होता है 1-1 चेक करने का। जब भी हमें किसी मैपिंग को 1-1 चेक करना हो तो आप डोमेन के 2 एलिमेंट लो अलग अलग और उनकी इमेज को बराबर मान लो। भाई A को FA पे मैप करेगा, B को FB पे मैप करेगा। यानी यहाँ पे P क्या है, इनडायरेक्ट। अगर हमको जब तक फंक्शन नहीं पता तब अब तक हम लोग कहते हैं A की इमेज FA है, B की इमेज FB है। तो हमने इमेज को बराबर कर दिया। यानी हमने कोशिश क्या की, हमने देखिए कोशिश ये की कि हमने एलिमेंट 2 लिए पर इमेज FA को FB के बराबर मान लिया, यानी 2 की एक इमेज। तो यानी हमारे एलिमेंट 2 हैं यानी मेनी, और इमेज 1 है यानी 1। तो मेनी टू 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस तरह लिखने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं A और B भी बराबर हैं, यानी हमने एलिमेंट देखिए अपनी तरफ से 2 डिफरेंट लिए थे और इमेज को बराबर माना था, लेकिन बाद में एलिमेंट भी बराबर प्रूफ हो गए। तो देखिए अगर इमेज बराबर और ये भी बाद में सेम हो गए तो अब ये 2 थोड़ी रह गए, ये 1 रह गया। तो एक की एक इमेज हो जाएगी, इसलिए हमारी मैपिंग क्या हो जाएगी, 1-1। तो ये तरीका होता है 1-1 प्रूफ करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे दिखाते हैं, तो हटा दीजिए। देखिए हम क्या दिखाते हैं, जैसे सपोज करो ये मैपिंग है, एक मैपिंग लेते हैं fx बराबर x+5, यानी ये हर एलिमेंट को x+5 पे मैप कर देता है। तो हमें पता करना है ये मैपिंग 1-1 है कि नहीं। तो देखिए हमने 2 एलिमेंट लिए, लेट A एंड B। ये एलिमेंट कहां से उठाओगे, कैपिटल X से। अब इनकी इमेज FA बराबर हम लोग क्या कर दें, FB, यानी F1 को कहां पे मैप करेगा, A+5 पे। FB को कहां मैप करेगा, B+5 पे। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं A बराबर क्या आ गया, B। यानी ये मैपिंग क्या है, 1-1 है। इसी तरह अगर हम कोई मैपिंग fx बराबर मान लीजिए x² ले लें, तो देखिए हमने फिर से 2 एलिमेंट लिए A B X के और हमने इमेज को बराबर कर दिया। अगर हम क्या ले लें, FA इक्वल टू F ऑफ B, तो FA को इस मैपिंग के द्वारा कहाँ मैप करेगा, A² पे और B को। अब देखिए A² प्लस B² के 2 रिजल्ट आएंगे। अगर हम इसको देखें एक तरफ लाके तो A माइनस B भी आएगा और A प्लस B। तो यानी A बराबर B भी हो सकता है और A B के बराबर A बराबर माइनस B भी होगा। A बराबर माइनस B का मतलब है A और B बराबर नहीं है। तो देखिए अगर एक भी केस ऐसा, यानी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि A और B बराबर ना हो तब भी इमेज बराबर हो जाए, तब तो फिर मैपिंग मिनी 1 हो गई। आप इस मैपिंग में देख सकते हैं भाई 2 को भी कहाँ मैप करेगा, 4 पे। -2 को भी कहाँ मैप करेगा, 4 पे। तो आपने देखा इमेज तो 2 की इमेज भी 4 आ रही, -2 की भी इमेज इस फंक्शन के थ्रू 4 ही आ रही है। यानी इमेज तो एक ही आ रही है पर एलिमेंट अलग अलग है, यानी मेनी टू 1 है। तो इसलिए ये मैपिंग 1-1 नहीं है। तो ये तरीका होता है 1-1 चेक करने का। फिर ऑन टू क्या चीज होती है, देखिए ऑन टू को और इन टू 2 मैपिंग होती है। एक होता है ऑन टू और एक होता है इनटू। देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, सबको वेन डायग्राम से ही समझिए। ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, इसको लिंक कौन कर रहा है, एफ। देखिए ऑन टू क्या होता है, जैसे सपोज करो 1 की इमेज ए बन गई, 2 की इमेज बी बन गई, 3 की इमेज सी बन गई, या आप मान लीजिए 4 की इमेज भी सी बन गई। यानी ऑन टू का 1-1 मेनी 1 से नहीं। तो अब देखिए एक की एक इमेज आ रही पर 2 की भी एक इमेज दिखाओ, यानी ये मैपिंग कैसी है, मेनी 1 है। लेकिन हम मेनी 1 और 1-1 नहीं देख रहे हैं, हम ऑन टू देख रहे हैं। तो देखिए ऑन टू का मतलब होता है इस सेट में, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर हो। यानी इसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ y, every element of y is image of some element of x।
यानी y का हर एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं कि जब मैपिंग ऑन टू होती है तो जो रेंज होती है वो इक्वल टू हो गई कोडोमेन के। बताइए, क्योंकि आप कह रहे हो ना रेंज कैसे बनाते थे, रेंज हम ये डोमेन होता था, ये कोडोमेन होता था, कोडोमेन से हम एक सेट रेंज बनाते थे और रेंज में कौन सा एलिमेंट रखते थे, y के वो एलिमेंट रखते थे जो इसके हर एलिमेंट की इमेज हो। अब इसका y का हर एलिमेंट इमेज है भाई, ऑन टू में आपको बताया ना y में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा। तो इसका मतलब r जब बनाने चलोगे तो r का तुम a लाओगे, a इसमें क्यों लाओगे, क्योंकि a इमेज है, b क्यों लाओगे, b भी इमेज है, c क्यों लाओगे, c भी इमेज है। तो जब आपको पता है y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है तो ये पूरा का पूरा y आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है ऑन टू मैपिंग में रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू को डोमेन। अब यहीं पे इनटू क्या होता है फिर, देखिए इनटू का वेन डायग्राम ऐसे बनाइए, जैसे इसमें 1 की इमेज कौन है, ए, 2 की इमेज क्या बना दी, बी, 3 की इमेज क्या बना दी, सी, और इसमें एक हमने डी एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया। यानी वाई सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज बनने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब दिस मैपिंग इज व्हाट, इनटू। तो अब देखिए अगर हम अब वाई से रेंज सेट बनाएं तो देखिए आप ए लाओगे, बी लाओगे, सी लाओगे, पर इसमें डी नहीं लाओगे, क्योंकि रेंज में हम y के वही एलिमेंट लाते हैं जो x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं। तो चूंकि d x के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं, इसलिए d r में नहीं आएगा। ठीक, तो इस केस में आप कह सकते हैं जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। भाई रेंज सेट में y के सारे एलिमेंट तो आए नहीं, d तो छूट गया, तो इसलिए रेंज सबसेट हो गई कोडोमेन का। तो आप देखिए 1 1 ऑन टू में क्या होता है, इमेज का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होता है, और इनटू में क्या होता है कि रेंज का कम से कम डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा होता है जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होता है। तो ये हमारा मीनिंग होता है 1 1 ऑन टू, मेनी वन, इन टू। ठीक है, तो ऑन टू जब भी चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, वाई सेट से एक एलिमेंट एनी उठाते हैं, और आप वाई का अगर एनी एलिमेंट उठाओ और उसको प्रूफ कर दो वो एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर बनेगा। तो इसका मतलब वाई का हर एलिमेंट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा, इसलिए इट इज अ मैपिंग इज ऑन टू। क्योंकि अब अगले चैप्टर में हम लोगों को ऑन टू वन और वन वन प्रूफ करना है। तो आप बस ये चेक करो व्हाट इज ऑन टू। ठीक, ऑन टू देखना है, और आपको ये ऑन टू आपको एक देखना है, और आपको क्या चीज देखनी है, 1 1। ये 1 1 कैसे चेक करते हैं और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ये चीजें आपको आगे पढ़नी, थोड़ा बहुत पढ़िएगा, इंटर में भी आपको पढ़ाया गया है, उसको फॉलो करिएगा। अब आपको कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्कस कर लीजिए।